कि गाय कशी के खिलाफ कानून बनाओ, हिंदी को जबान बनाओ, तो क्या वो शेमफुल डे नहीं था? तो उस मीडिया के जिम्मेदार ने कहा आपको याद है? बोला बहुत याद है, हमको बाबा आदम से लेकर अब तक पूरी तारीख याद है। मैंने कहा इस दिल्ली की सड़कों पर सिखों को उनके जिंदा सिखों के गलों में जलते हुए टायर डाले गए। एक कांग्रेस का बड़ा लीडर रिकाबगंज की गुरुद्वारा के सामने ठहर कर सिखों का कत्ल करवाया, वो मिनिस्टर बन गया किसी रियासत का। क्या वो शेमफुल डे नहीं था? बाबरी मस्जिद को शहीद करना शेमफुल डे नहीं था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया शेमफुल डे था। जहां आपको सूट करेगा शेमफुल, और जहां आपको नहीं सूट करेगा बोलेंगे ये हमारा फुला दिवस है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे मुल्क की मौजूदा राजनीति है। ये जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कन्वेंशन के तौर पर जनाब अब्दुल रहीम साहब की ज़ेर क़यादत ये जलसा रखा गया। मैं गुलबर्गे को इसलिए आया हूं कि आप तमाम से अपील करने के लिए कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आपके सफ़ों से किसी को यहां पर आप ही अपना एक कायद बनाइए, अपना लीडर बनाइए, जो कर्नाटका के असेंबली में जाकर बेबाक तरीके से आपके मसाइल की तर्जुमानी कर सके। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया हूँ कि अपने आप को लीडर बनाने के लिए, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि जो पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हो गया मरहूम खबरुल इस्लाम साहब के इंतकाल की वजह से, उस पॉलिटिकल वैक्यूम को आपको फिल करना है, उस कमी को आपको पूरा करना है, मुझे नहीं आपको करना है। मैं बस इसलिए आया हूं कि आपको याद दिलाने के लिए ये वैक्यूम है, इस वैक्यूम को पूरा करो। इस पॉलिटिकल वैक्यूम को आपको पूरा करना है। पूरी कर्नाटका की आवाम, कर्नाटका की अक़लियतें, कर्नाटका के दलित, कर्नाटका की मजलूम आवाम, कर्नाटका के गयूर नौजवान आज ये देखना चाहते हैं कि जिस तरह 1978 में इसी गुलबर्गा शहर में एक नई सियासी तारीख आपने रकम की थी, आज असदुद्दीन ओवैसी आपके पास आकर गुजारिश करने आया है कि 2021 में हमारे बुजुर्गों ने 1978 में जो तारीख रकम की थी, नौजवानों तुमको आज वो तारीख गुलबर्गा में दोहराना है, और इंशाअल्लाह ताला मैं तुम्हारा साथ ठहराऊंगा और हम उस तारीख को दोहराएंगे गुलबर्गे में। ये काम आपको और हमको मिलकर करना है। मजलिस पर इल्जाम तो बहुत लगते हैं, हर इल्जाम मजलिस पर ही लगता है। हम इलेक्शन लड़ने जा रहे बंगाल को, तो ये बैंड बाजा की पार्टी, जिसको कभी कांग्रेस पार्टी भी कहा जाता था, ये लोग शुरू हो गए। देखो बी टीम आ गई, अच्छा उन्हों काफी नहीं थे तो ममता बनर्जी भी शुरू हो गई, ओवैसी ये ओवैसी वो। अरे भाई आखिर में ही मिला क्या? तुम लोगों को कोई और नहीं है भारत में? बी टीम, सी टीम, वो फुलां टीम। अरे आप क्या किए बताओ? कौन सा कारनामा आप अंजाम दिए? कर्नाटका में कांग्रेस के एमएलए कूद के जाकर बीजेपी में चले गए, मेरे से पूछ के गए थे, मेरे से बात करके गए थे, या इलियास बागवान साहब के पास आकर बैठे, जरा बाग में केला खिलाओ हम तुम्हारे साथ चलते, या अब्दुल रहीम के पास जाके बोले थोड़ा मिर्ची लगा दे हम दौड़ते। पूरे के पूरे भाग गए। अरे पतली गली पकड़ के भाग रहे, तुमको भागने वाला नजर नहीं आ रहा, तुमको एक ही मर्द नजर आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे लोग भाग गए, भाग के रिजाइन करके जीत भी गए, मिनिस्टर भी बन गए, और आपको कोई नजर नहीं आ रहा। अरे हिम्मत है तो बोलो ना उनको
उनको नहीं बोलते पैसा लिया बीजेपी से, ना ममता बोलती ना कांग्रेस बोलती। जहां बात आती मुसलमान की तो पैसे की बात आ जाती। बताओ, ये तुम्हारी प्रजा परस्ती है, ये तुम्हारी घटिया सोच है कि जहां पर ओवैसी का नाम आया तो बी टीम, और जहां पर तुम्हारी पार्टी का आदमी भाग गया तो बोलते नहीं भटक गया उन्हें, वापिस आ जाता उन्हें। फिर मीडिया वाले पूछते ओवैसी, अरे नहीं, उन्हें तो पूरा उनका ही है। मैं किसी का नहीं हूं, ना कभी किसी का रहूंगा। इंशाअल्लाह ताला मैं तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूंगा इंशाअल्लाह। असदुद्दीन ओवैसी का तारुफ यह है, सुनो, मैं किसी तारीफ का मोहताज नहीं हूं। मैं पाक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का कुत्ता हूं, ये मेरी तारीफ और तारुफ है। मुझे किसी की तारीफ या हिमायत या वाहवाह की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा कहा और आज भी कह रहा हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में मुझे इतनी इज्जत दी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं उस मुकाम पर पहुंचूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लगाएंगे नारा, ठहरो, आखिर में लगाएंगे, बहुत लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अरे मेरे शेर, मेरे साथ नारा लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब एक और नारा लगाना है, वो किसानों तक जाना है, वो लड़ रहे मोदी के खिलाफ। सिंदूर बॉर्डर पर मेरे शेरों लगाएंगे नारा, आप तो लगाओ, हिंदुस्तान, भारत, भारत। जरा जोर से पुकारो, ऐसा नहीं होता अभी से तुम हाँ हाँ कर रहे, हाँ पूरे का जरा पूरी ताकत के साथ पूरा हिल जाना। भारत, भारत का किसान, भारत का किसान, भारत का किसान। आप बैठो, ये मजा नहीं आता कांग्रेस दूसरी पार्टियों में, अपने पास ही चलता। ये मिर्ची है ना यहाँ पर, मंजलिस से मुखालिफत। हम बिहार में इलेक्शन लड़े, बिहार में इलेक्शन 20 सीट पर लड़े, 20 सीट पर हम इलेक्शन लड़े। अच्छा, पहले बिहार से पहले कर्नाटका असेंबली के इलेक्शन में हम कुमारस्वामी और देवेगौड़ा साहब की तारीफ करें। ये हमारे को नहीं मालूम था तारीफ करे। जब उन्होंने सीएम बन रहे थे, मैं मुल्क से बाहर था, उम्रा करने जा रहा था। बोले आप आओ, मेला मैं नहीं आता। बोले क्यों नहीं आते? मेला मैं डाइस पे नहीं खड़ा रहता, एक से एक हमा किस्म के लोग बैठे, मैं नहीं आ सकता। और आप बहुत बड़ी गलती कर रहे कुमारस्वामी, कांग्रेस के साथ जाकर आप पछताएंगे, याद रखना। गए, मगर आप देखे तो क्या है, कुमारस्वामी भी बीजेपी के साथ हाथ में हाथ पकड़ के रोमांस कर रहे हैं। चेयरमैन हमारे को दे दो, तुम वाइस चेयरमैन। ये कैसा मोहब्बत है रे तुम लोगों की? एक पे रहना ना, वो भी नहीं। अब चेयरमैन का इलेक्शन है, हमारे को चेयरमैन दे दो, हमारे को वो दे दो। अरे गारत का घड़ा भरता नहीं तुम लोगों का? जो भी हमारे को लाओ 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 लाओ, जो भी है खींच दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बिहार में 20 सीट पर हम लड़े, 5 पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी। अब बचे जो 15 सीट है, 9 सीट पर आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएलए बनके महागठबंधन बनाए। 9 पे वो जीत गए हमारे खिलाफ, 6 पे नीतीश कुमार और बीजेपी जीती। अच्छा, वो 9 जो जीते, जहां पर हमारे 9 कैंडिडेट थे, उनकी मेजॉरिटी हमारे को वोट मिले, उससे बढ़ के मिले। जो 6 एनडीए जीती, पानी पिला रहे, इतनी हिम्मत तुम्हारी।
हम सबको पानी पिला रहे हैं, हमारे को बॉटल दे रहे हैं। 6 सीट पे एनडीए जीती, उनका जो टोटल वोट था वो मजलिस के उम्मीदवारों से बढ़ के था, हर कैंडिडेट का। मगर उसके बाद शुरू हो गए, देखो उन्हू करे, देखो उन्हू करे। अरे प्यारे, 70 साल से कोई तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हुआ था, अब खड़ा हुआ बोलने के लिए, हो मैं खड़ा हूं, तुम्हारे को हराऊंगा, क्या करते करो तुम। अब क्या किया तुमने बताओ। आज बिहार की सरजमीन पर, सीमांचल की सरजमीन पर, सीमांचल की जनता ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया। और वहां की खास तौर से खवातीन से जब जाकर मीडिया के लोग पूछते थे अब की बार किसको वोट देंगे, वो गोल टोपी वाले को दे रहे। मेरे को जब मालूम हुआ, मेरा गोल टोपी तो सबकी गोल रही थी, ये बोले नहीं वो गोल टोपी वाला। तो मीडिया के लोगों ने बोला क्यों देंगे, तो हमारी माँ और बहन ने कहा कि उसको सत्ता से मोहब्बत नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। हमको इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद यही है कि दलित मुसलमान से इंसाफ हो। मुझे कोई मिनिस्टर बन के अपनी गाड़ी पे लाल लाइट लगाए टाई टाई करके निकलना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि अगर मेरा नुमाइंदा कामयाब होगा तो वो जब ऐवान असेंबली में जाएगा तो गरीबों की आवाज बनेगा, वो मजलूमों की आवाज बनेगा, वो हक के लिए लड़ेगा, ऐवान को हिला के रख देगा। हमको अब तक हम सिर्फ ओहदों के लिए कामयाब करते आए, अब हमको ओहदों की जरूरत नहीं है, मिनिस्टर की बनने की जरूरत नहीं है। हमको बेबाक नुमाइंदे चाहिए जो मुसलमानों के मसाइल को समझे, जो दलितों के इंसाफ के लिए लड़े। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम। इसीलिए आज आप देखते हैं कि जहां हम जाते हैं वहां पे शुरू हो जाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कर्नाटका में इंशाअल्लाह ताला आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में, चाहे गुलबर्गा हो, बीजापुर हो, बिदर हो, जहां कहीं भी हम लड़ेंगे इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला। इलेक्शन का आगाज बल्दिया के इलेक्शन से होगा। बल्दिया में आप कामयाब करेंगे तो असेंबली में इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। असेंबली में कामयाबी मिलेगी तो फिर दिल्ली को आप किसी को अपना रुकने पार्लिमान बनाकर भिजाएंगे। लोग कहेंगे सदुद्दीन ओवैसी तुम हमको सपने दिखा रहे हो, तुम हमको ख्वाब दिखा रहे हो। मैं तुमसे कह रहा हूं कि अभी भी कह रहा हूं कि ख्वाब देखना शुरू करो। तुम ख्वाब देखना शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला हम मेहनत करेंगे, जुस्तजू करेंगे, कुर्बानियां देंगे, लड़ेंगे, जेल को जाएंगे, हुकूमतों से टकराएंगे, मगर ये वक्त हमारे ख्वाबों को पूरा करने का है। अगर आज नहीं करेंगे तो आने वाली नस्ल हमसे कहेगी कि अब्बा जब तुम 30-35 साल के थे, अगर तुम थोड़ा सा मेहनत कर लेते, अगर तुम थोड़ा सा मजलिस का परचम उठा लेते तो वही परेशानी का मुझे सामना नहीं करना पड़ता अब्बा जो तुमने अपनी जवानी में तकालीफ उठाई। तो आने वाली नस्ल के लिए हमको अपनी सियासी जहद करना है, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए। और भारत की तल हकीकत याद रखो नौजवानों, इस मुल्क की तल हकीकत यह है कि जिसके पास आवाज है, जिसके पास उसके नुमाइंदे हैं, उसी की बात को सुना जाता है। जिसके पास कोई नहीं है उसको कोई नहीं सुनता। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिदा तौर पर अपने कैकॉट का इस्तेमाल करिए। कांग्रेस पार्टी अब में दमखम नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, इनसे नहीं हो पाएगा, इनसे नहीं हो पाएगा। इनको बड़ी तकलीफ जरूर होगी कि ये गुलबर्गा में आकर, कर्नाटका में आकर, मुल्क मुल्क में जाकर हमारे बारे में ऐसी बात कर रहा है। अरे हकीकत यही है। अगर आज मुल्क में यूएपीए का कानून में मासूम लोग जेलों में सड़ रहे हैं, 80 साल के बूढ़े को ऐनक नहीं दी जाती, पीने के लिए स्ट्रॉ नहीं दिया जाता, तो फिर इसका जिम्मेदार यही कांग्रेस पार्टी है, यही कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने यूएपीए बनाया था। फिर जब 2008 में चिदम्बरम थे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर,
मैं यूपीए में था, मैंने मुखालिफत की, आपने यूएपीए को और मजबूत किया। फिर अमित शाह ने कानून लाया 2019 में, यही कांग्रेस ने लोकसभा राज्यसभा में उस कानून की तायीद की। आज आकर आप हमसे पूछते हैं कि बताओ ये क्या हो रहा है, तुम क्यों लड़ रहे हो? याद रखो, मैं जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा इंशाअल्लाह ताला मैं लड़ता रहूंगा। और एक बात याद रखो आप कि कभी हारने से डरना नहीं, कभी हारने से नहीं डरना। आज हारे कल जीतेंगे इंशाअल्लाह। तुम जिस दिन तुम ये हार का खौफ अपने दिलों से निकाल दोगे, हार का खौफ अपने दिलों से निकालो, जीत की उम्मीद रखो और जुस्तजू करो, मेहनत करो, तुम देखोगे कि तुम्हारे सामने जो पत्थर पहाड़ आएंगे वो हट जाएंगे। आपको मालूम मोहम्मद अली के लिए कौन था? मोहम्मद अली बॉक्सर, जानते हैं ना? जानते नहीं जानते मोहम्मद अली? मोहम्मद अली बॉक्सर ने क्या कहा था? जो जूता पैर में पहनते उसमें अगर कंकर आ जाए तो बहुत तकलीफ देता। आप अपनी ताकत से पहाड़ों को उठा सकते, मगर जूते में कंकर आया तो बहुत दर्द देता। देता नहीं देता? तो ये जूते में जो कंकरा है ना सर, निकाल के फेंकना, उसको लात मारना। ये पूरे मुनाफिकीन का टोला है जो सिर्फ अपनी जात को मजबूत करने के लिए हमारे जूतों में एक कंकर का काम करते हैं। जिस दिन तुम अपने जूतों से कंकरों को निकाल दोगे, तुम्हारे सामने के पहाड़ चूकना चूर हो जाएंगे, तुम्हारे रास्ते खुल जाएंगे, तुमको तुम्हारी मंजिल नजर आएगी। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि गुलबर्गा में ये बंदा नवाज की सरजमीन है, आपको यहां पर अपनी पार्टी को मजबूत करना है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह बिहार में मजलिस को कामयाबी मिली, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मुल्क के कोने कोने में, खास तौर से कर्नाटका में मजलिस को आप अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से नवाज कर मजलिस को कामयाब और कामरान करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर बीजेपी की हुकूमत एक नया कानून पास कर दिए कि पहले गाय कशी पर कानून था, अब तो बोले कि कुछ भी नहीं कटना, कटना ही नहीं कटे, कुछ भी नहीं काटना, काटना ही नहीं। अच्छा क्या कानून बना है? मैं देख रहा था, गाड़ी में आते आते पढ़ रहा था, अजीब व गरीब कानून बना है। चीफ मिनिस्टर कर्नाटका, क्या कानून? क्या मजा नहीं आ रहा? खाने में बोल रहे हो, बोलता हूं उस पर भी आता हूं। तुम अब दिमाग खोल दिए मेरा, तहारी बोल के। कानून क्या है कि अगर पाशा भाई के घर में एसआई आ गए, पुलिस स्टेशन के घर में पाशा भाई के पुलिस वाले आके बोले तुम्हारे पास 2 भैंसा खड़े हुए पाशा भाई, तो बोले हाँ दूध देते हैं। नहीं 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 तुम काट रहे हो उसको, मैं लिख जा रहा हूं। मैंने कानून में लिखे हूं। पाशा भाई के घर में आके भैंस भी लेके चले जाते, पाशा भाई का ऑटो का ट्रालर भी लेके चले जाते, बोलते नहीं अरे ट्राली कहीं को लेके जा रहे, एसआई साहब तो बोले तू स्मगलिंग कर सकते। उसके बाद क्या करते उन्होंने, उसको सीज करके एसडीएम को देते। एसडीएम क्या करता? पाशा भाई के घर पे कब्जा कर लेता। ये कानून है, याद रखो आप। पाशा भाई घर पे कब्जा कर लेता। अब एसडीएम ये भी कर सकता करो नहीं, ये घर में इन्हों काटे या काट सकते, मैं घर को बेच देता। ये कानून बना है। और वहां दिल्ली में बैठ के दिल्ली के मौजूदा बादशाह बोलते भाइयों बहनों सबका साथ सबका विकास। अरे का भैंस का साथ दे रहे, किसका साथ दे रहे आप? सबका साथ सबका विश्वास, सबका सबका, अरे सबका सबका कहां है भाई? पाशा भाई की भैंस को लेकर जाएंगे, पाशा भाई की ट्राली को लेकर जाएंगे, पाशा भाई के घर को लेकर जाएंगे और बेच भी देंगे। और कोर्ट में जब कोर्ट में कुछ फैसला है ना, घर को लेकर बेच देंगे। ये कानून बना, अजीब और गरीब कानून। अच्छा फिर उसके बाद आपको मालूम के चाहे भैंस हो,
बैल हो, ये जितने कैटल हैं, इसकी कोई चीज खराब नहीं जाती। इसकी हड्डियां जेलेटिन फार्मास्यूटिकल में जाते। सींग जो होते हैं, सींग से बटन बनता। मत दे बनाते बटन, तुम बटन बगैर बटन के पहनो। हमको बगैर बटन कर रहे, तुम बगैर बटन करो, दिखाओ चलो। उससे सींग से बटन बनता। आपको मालूम कि ये जो हड्डियों की और जेलेटिन की इंडस्ट्री कितनी है? 2000 करोड़ की इंडस्ट्री है ये पूरे मुल्क में। और कर्नाटका के जो बूचर्स एसोसिएशन ने सही कहा कि 40-50 लाख के करीब लोगों का रोजगार बर्बाद हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं आप ये? क्या आप नहीं जानते कि ये किसानों का मसला है? क्या करेगा किसान जब भैंस दूध नहीं देगी? क्या करेगा किसान जब गाय दूध नहीं देगी? आप खरीदो ना उन लोगों से, खरीदो उन लोगों से जब गाय और भैंस दूध नहीं देती, खरीदो आप। अब आप देखेंगे कि पूरे छोड़ देंगे गाय और भैंस को, वो किसानों के फसलों को जाकर खा लेंगे। इस तरह का कानून आप बनाते हैं। मालूम यह हुआ कि ये बर्बाद करना चाहते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद कह रही है कि जो कैटल ओनर हैं, ये 2017 और 19 का डेटा है, कैटल ओनर 35% हो गए, 37% से 37 से 35% हो गए। और आप कानून पे कानून बना रहे हो। और फिर आप, अच्छा अब आप ये बैन कर दिए, ये पूरे बैन करें ना। क्रिकेट का बॉल किससे बनता? लाल गोला। कैसा डाला अपना सिराज, आए हाय। बुमराह भी खूब डाला, जीते हम। वो बॉल किसका बनता? बकरी के चमड़े से बनता। कैसा बनता बॉल? वो कैसा स्विंग होता? यूं यूं होता, नहीं होता? कैसा बनता? वो मुर्गी के चमड़े से बनता, बकरी के चमड़े से बनता। क्रिकेट खेलेंगे मगर तुम मटन नहीं खाना। ये क्या बात है भाई? मेरे क्या बात है बताओ? आप एक मजाक बना के रख दिए इस मुल्क में आप। अच्छा, फिर आप देखें, हाँ चप्पल भी। अच्छा, बात करें कि बीजेपी वाले बोलते क्या ओवैसी संविधान में नहीं लिखा है आर्टिकल 48? प्यारे, मेरे कान में फूल नहीं है, मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा हूं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। आप याद रखो नौजवानों, कहीं डिबेट हुई तो तुम्हारे को बोलो आर्टिकल 48 है, तुम बोलो आर्टिकल 47 पढ़ा तू। अरे जाहिल हौले, पढ़ा नहीं पढ़ा बोल। आर्टिकल 47 क्या बोलता मालूम आपको? भारत का संविधान का आर्टिकल 47 ये बोलता कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि न्यूट्रिशन, ताकत में, बच्चों में, भारत के बाशिंदों में न्यूट्रिशन का इजाफा हो। दूसरा बोलता कि आपकी जिंदगी का मियार उठे। तीसरा ये बोलता कि लोगों की सेहत अच्छी हो। और चौथा आर्टिकल 47 ये बोलता कि साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा हो। आर्टिकल 47 में न्यूट्रिशन। अच्छा, आप देखो बात, कर्नाटका में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का चौथा राउंड हुआ। उन्होंने क्या कहा कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के खास तौर से इसमें 39% बच्चे स्टंटेड हैं, यानी जो उनका हाइट होना उससे कम होता। आप बताओ कि गरीबों के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के बच्चों का जो स्टंटेड ग्रोथ है 37%। और अंडर नरिश, यानी उनका वजन जो उम्र में रहना नहीं होता वो कितने 40%। और एनीमिया, जिस्म में खून नहीं है, 56% कर्नाटका में ऐसे बच्चे जो 6 साल की उम्र को पहुंचे तक एनीमिक होते। अब आप क्या कर रहे हैं लोग? अच्छा, आपको मालूम, अगर आप बड़े का कलेजी खा लिए, बड़े की खाए कलेजी का खाए ना, कितने लोग खाए? हाथ उठाओ।
या नहीं खाया? शर्माओ मत, को खाए तो खाए, कोई जुर्म नहीं है। आपको मालूम एक कलेजी अगर आप खाए तो 1.5 किलो दाल से ज्यादा उस कलेजी में ताकत होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं दाल नहीं खाना, मैं तो बहुत मजे से खाता हूं दाल को। वो इसलिए कि ये साइंटिस्ट ने कह दिया कि कलेजी खाने से आयरन, जिंक, विटामिन ए, B12, कैल्शियम का उसमें बहुत ज्यादा होता। अच्छा, मैं हमारे सलीम साहब को बोला था गुलबर्गे में दाल की कीमत तो मालूम कर लो। चना दाल 180 रुपए किलो, माशाअल्लाह, सही है मिर्ची से। मूंग दाल 90 रुपए किलो, मसूरी की दाल वो भी 90, तूर दाल 105 रुपये और बड़े की कीमत 280 रुपये। 280 कलेजी ला के पका के खा तो गरीब टन टनाटन दौड़ता होंगे। गरीब का फायदा होना ना, गरीब का फायदा नहीं होना। मोदी जी बोले नहीं, तुम 180 की चना दाल खा रहे, कहां से लाएंगा आप? 15 लाख के 15 पैसे नहीं दिए, अगर 15 लाख देते तो बोलता वही खाता, वो भी नहीं दिया। ये साइंस है, मेरा बोलने का तरीका समझाने के लिए बोल रहा हूं, मगर ये साइंस है। और ये बोल रहे कानून बना रहे आप, हमारे चीफ मिनिस्टर कर्नाटका। अच्छा, फिर आप ये भी देख लो भारत में कितने लोग गोश्त का बीफ खाते, बीफ और बफलो। 2011 का सेंसस है 8.35 करोड़ लोग बीफ और बफलो खाते। पूरे गरीब हैं, दलित, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, मुसलमान, पूरे गरीब हैं। कोई बकरे का गोश्त नहीं खा सकता। अपने बच्चों को ताकत दिला, जो लेबर काम करता, एक टाइम का खाना खाता। आप भूखा रख रहे पूरे देश में, पूरा देश गरीबों से भूखा है। आप बोलते मैं डाला ना पैसे, अरे कहां डाले भाई? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छा ये लोग बार बार बोलते नहीं ये खाली ओवैसी बोलता, बड़ा बड़ा कल्याणी बिरयानी। इंडस वैली सिविलाइजेशन 5000 साल पुराना सिविलाइजेशन, वहां जाकर वहां के एक्सपर्ट्स आसार कदीमा के खोद के निकाले तो किसकी हड्डियां निकले मालूम? बड़े के। 5000 साल पुराना इंडस वैली सिविलाइजेशन, और आप बोलते नहीं करना। हम चीफ मिनिस्टर से इतना बोल रहे कि आप लाखों लोगों को बेरोजगार कर देंगे, और जब गरीब बेरोजगार हो जाएगा, उसके पास काम नहीं होगा, तो फिर गरीब क्या करेगा बताओ? जब जानवर नहीं कटेगा, खेतों में जाएगा, किसानों की फसल को खा लेगा। आप खरीदो ना भाई, फिर आप वो भी नहीं, ना कानून बना दिए। अरे प्राइवेसी का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं अपने घर में बैठ के क्या खाता हूं, आपको क्या शौक है उसमें झांकने का? हर बुट्टी में झांकते, मुंडी घुसाते अपनी, क्या है इसमें क्या है, इसमें क्या है। अरे कई को मुंडी घुसाते उसमें। मैं घर में क्या खाता हूं, आपको क्या फिक्र? नहीं झांकता हूं मैं, तुम्हारे क्या पका रहे, हंडी में क्या है दिखाओ, खुड्डी में क्या है दिखाओ। तो कोई बात है? कब तक झांकेंगे हंडी और खुड्डी में तुम लोग? खाने को खाना नहीं है भारत के गरीबों के पास। अनकॉन्स्टिट्यूशन लॉकडाउन लगा दिए, कितने 10 करोड़ नौकरियां चली गई। ये मीडिया के लोगों को पूछो आप, मेरे जाने के बाद, मार्च के बाद इनकी नौकरियां भी नहीं रहेंगी, याद रखो आप। देखो मुंडियां हिला रहे, यूं कर रहे, उनको मालूम मार्च के बाद कोई नौकरियां नहीं रहेंगी मीडिया की, इनकी भी नौकरी जाने वाली है। मगर मोदी जी क्या बोलेंगे? गोश्त मत खाओ मित्रों, नारा लगाओ, नफरत फैलाओ। क्या हो रहा है ये? मुल्क कहां किस रास्ते पर जा रहा है? और फिर उत्तर प्रदेश से तो
एक नया कानून बना दिए उन्होंने। टाइम है ना 15 मिनट में उत्तर ये खत्म कर दो। नहीं तो योगी आदित्यनाथ बोलेंगे मेरे पे नहीं बोले इन्होंने, बोलेंगे पाशा सब पे बोलेंगे, हम नहीं बोले तो कौन बोलता ही नहीं आजकल। नहीं नहीं गूंगे नहीं है, हमारी तकरीर यूट्यूब पे सुन के बोलते हैं क्या बोले कतर लोग। उत्तर प्रदेश में एक कानून बनाए, वही कानून यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बना दे बोल। क्या कानून है मालूम आपको? मजहब तब्दीली का कानून। अब आप पेट पकड़ के हंसीगे, देखो अभी बात को। अच्छा कानून कैसा कानून है सुनो आप। कानून ये बोल रहा है कि अगर इज्तिमाई तौर पर कोई अपना मजहब तब्दील कर लिए तो उस पर यह कानून लागू होगा, पकड़े जाएंगे। अच्छा इज्तिमाई माने कम से कम एक 30-40 तो होना ना, ये ओनली 2 रहे तो भी कानून लागू होता है, 2 भी कबूल करे तो मास कन्वर्शन। अरे पाशा तेरे को अंग्रेजी कौन सिखाए ये कानून बनाने वाले के लिए? 2 लोगों का मास कन्वर्शन होता, 2 लोगों की शादी होती। अच्छा फिर इनका सेक्शन 2(1) क्या बोल रहा हूं? अगर मैं आज तकरीर करा इस्लाम के बारे में और इसमें से कोई शख्स बोला कि भाई तुमने इस्लाम को बेहतरीन तरीके से बताया, मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूं, वो कानून क्या बोल रहा? नहीं इनकी इनू करे, इन पर भी केस बुक करो। नहीं कन्वर्टर करते, मैं कन्वर्टर, गाड़ी का कंडक्टर कन्वर्टर है ये, मैं कन्वर्टर। मेरी बात सुन के अगर कोई दीन कबूल कर लिया उस पर भी केस लगाएंगे। और फिर आप क्या बोल रहे हो उस कानून